है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करना, स्टेज पे चढ़ना, उठाना, चलना फिरना, कोई भी हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें हमारी बॉडी में खाने से मिलती है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। ऐसे ही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पास भी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं। जैसे कि एक साइकिल, साइकिल तब चलती है जब उसको एनर्जी दी जाती है। एक बाइक तब चलती है जब उसको एनर्जी मिलती है। उसके व्हील्स तब रोटेट कर पाते हैं जब उसको एनर्जी मिलती है उसके इंजन को एनर्जी मिलती है पेट्रोल से। गाड़ी का इंजन है, डीजल से एनर्जी मिलती है। अब उन डीजल और पेट्रोल के पास भी एक एनर्जी होती है जो गाड़ी के इंजन को दी जाती है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है और इसी की वजह से कोई भी काम है वो हो सकता है। हम बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं कर सकते। एंड द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, सेम एज वर्क डन। जो वर्क डन की SI यूनिट है वो ही एनर्जी की SI यूनिट, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। या हम ये कहें तो एनर्जी है तो ही वर्क डन है, और वर्क डन हुआ है मीन एनर्जी यूज हुई है। तो दोनों की SI यूनिट सेम होती है, जूल। एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। आपको कई बार किलो जूल सुनने में या देखने में मिलेगा। तो इस 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल होते हैं। बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। जैसे केमिकल एनर्जी है, ये पेट्रोल और डीजल के पास होती है। वो सब्सटेंस जो एक जगह रहते हैं, कहीं भी रखे हुए हों, फिर भी उनके पास कोई एनर्जी होती है, तो इट मीन उनके पास केमिकल एनर्जी है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब के पास केमिकल एनर्जी है। लाइट एनर्जी, लाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी कहलाती है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट के पास जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी कहलाती है, जिसकी वजह से सोलर प्लेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती है। सोलर प्लेट के ऊपर लाइट एनर्जी गिरती है सन से आने वाली, और वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। हीट एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी होती है एटम्स के पास। आपने एटम बॉम्ब सुना होगा, और जब एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था तो काफ़ी दूर तक उसने इफेक्ट डाला था, तो उस एटम बॉम्ब के पास न्यूक्लियर एनर्जी थी। तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है एटम्स के पास न्यूक्लियस के अंदर। जैसे अभी हम कहें कि बिजली बनाने के लिए जो फर्नेस लगाई हुई है, न्यूक्लियर फर्नेस, भट्टियाँ लगाई हुई है जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वहाँ पर भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जैसे हमने एक पत्थर को फेंका तो उस पत्थर जो मूव कर रहा है उस टाइम पर जो उसके पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी चल रही है तो चलती हुई गाड़ी के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। साउंड एनर्जी, जब हम बोलते हैं, स्पीकर्स बोलते हैं, उनसे आवाज़ निकलती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे वायर्स के थ्रू फैन, टीवी एक्सेट्रा के पास आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी ये चुंबक के पास होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है मशीन्स के पास। कोई भी मैकेनिकल पार्ट जब घूम रहा है, कोई भी मशीन का पार्ट घूम रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पर है, किसी हाइट पर है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि ये एक पेन है, पेन को मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, तो अब ये नीचे गिरने की वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ क्रिएट करेगा, साउंड क्रिएट करेगा। तो फिलहाल ये जो हाइट पर है, इसके पास जो एनर्जी है, हाइट पर होने की वजह से ये एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसको हम नीचे सरफेस पर रख दें तो अब ये कोई भी वर्क नहीं कर सकता। इट मीन अब इसके पास जीरो एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया तो अब ये एनर्जी पोजेस करता है अपने अंदर। इसको नीचे डालेंगे तो कोई ना कोई ये वर्क करेगा, इसके पास इट मीन अभी कोई एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम मेनली दो ही फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी पोजीशन की वजह से। स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी।
समझ ही गए होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पर m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को यहाँ पर लिया जाता है। और एसआई यूनिट होगी यहाँ पर जूल। कितनी कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की, उन सभी की एसआई यूनिट जूल ही होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना वो सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी इजी भी है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो एक वेलोसिटी v एक्वायर कर लेता है एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ, और इसी दौरान एक डिस्टेंस s कवर करता है, एक्सेट्रा हमें अज्यूम करना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ना एक चीज़ ये याद रखनी होगी कि हमें निकालना क्या है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। हमें हाफ एम वी स्क्वेयर लेके आना है, ये हाफ एम वी स्क्वेयर लेके आना है। तो हमें मास और वेलोसिटी का एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाना है, एक दूसरे के साथ रखना है इनको। तो इसमें हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करना है डेरिवेशन के लिए। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है F = m/a। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं F/s। हमें काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है F/s, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे, एक तो हमें फोर्स की वैल्यू रखनी है और एक डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है, या डिस्प्लेसमेंट जो भी हम कहें इसे। इन दोनों की वैल्यू को रखना है इस तरह से कि हमारे पास लास्ट में m और v बचे, बाकी की सारी टर्म्स एलिमिनेट हो जाए, यहाँ पर m और v बचे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को रखना है और देखते हैं हम किस तरह से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर f की वैल्यू को देखना है। f की वैल्यू क्या होती है? F = m/a, जो कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला हमें। तो ये हमने ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किया। और दूसरा s की वैल्यू को लेना है। s हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया। हम सेकंड से भी ले सकते थे, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर t आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरह से है, s = ut + ½ at²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर टाइम का फंडा है, तो हमें t को तो रखना ही नहीं है, कोशिश करते हैं t ना रहे। हमारे पास जो जो चीज़ें हमने लेट की है उन्हीं की हेल्प से हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं, वरना ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा। हो इससे भी जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए इसको नहीं यूज़ करते हैं। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, v² = u² + 2as। यहाँ से हम s की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो s की वैल्यू बनेगी, ये u² इधर आ जाएगा और 2a नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो s बनेगा v² - u² / 2a। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को f और s की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब हमारे पास जो जो लेट किया हुआ था वो इसमें रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा f यानी कि m/a, s यानी कि v² - u² / 2a। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m/v² / 2। अब यहाँ पर u कहाँ गया? u हमने 0 रख लिया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 0 होता है। तो यहाँ पर हम u की वैल्यू 0 रखेंगे, तो u कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा m/v² / 2। और इस 2 को थोड़ा सा आगे रख लेंगे, mv को एक साथ रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो बन जाएगा ½ mv²। दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक दो बार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, इससे मैंने लिया है। कार इज़ मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर/सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 40 kg सिटिंग इन द कार। हमेशा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मास और वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, और ये दोनों ही चीज़ें SI यूनिट के अंदर होनी चाहिए। मास
किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में होती तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते, फिर फॉर्मूला यूज़ करते। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो तो एसआई यूनिट का ध्यान रखें कि एसआई यूनिट के अंदर हो वैल्यू, तभी आप फॉर्मूले में उसको पुट करें उस वैल्यू को, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं वेलोसिटी ऑफ कार v 15 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ बॉडी m 40 kg. We have to find kinetic energy. The formula of kinetic energy is half mv square. So put the value m 40 kg, v 15 square, 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया था, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है या मीटर पर सेकंड लिखने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को और हमारे पास 4500 जूल आंसर मिलेगा। इस जूल को हम किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा 4.5 किलो जूल। एक क्वेश्चन और है, व्हाट वर्क इज टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इफ मास ऑफ द कार इज 1000 kg। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है जो कि एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, तो मूविंग कंडीशन में जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आगे हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे लास्ट में न्यूमेरिकल करते टाइम कि कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूविंग कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क डन, दोनों एक ही बात है। वर्क डन निकालना है या काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला सेम ही यूज़ होने वाला है। एनर्जी के लिए कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करें वो सेम फॉर्मूला वर्क डन का भी बन जाता है उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो गिवन है उन वैल्यूज़ को लिखते हैं। मास ऑफ द कार 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको 72 तक लेके जाना है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 36 और फाइनल हो जाएगी 72। तो इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, हमें मीटर पर सेकंड में रखना है इसे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, जो कार स्टार्टिंग में चल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे हाफ mv स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू हो जाती है 50,000 जूल। तो कार की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 50,000 जूल। तो फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी हम सेम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आती है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हम फिर से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बनती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनती है 2 लाख जूल। इसे हम किलो जूल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो ये 200 किलो जूल बन जाता है। बस जो वर्क डन होगा हमारे पास, जो वर्क डन होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेस कर देंगे। जो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल को लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो ही वर्क डन होगा। जूल के अंदर हमारा आंसर होगा तो 1,50,000 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी रही है उस दौरान और ये ही वर्क डन होगा।